फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छठे पाठ, जो कि हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो हम इस पाठ में अपना जो अंतिम लास्ट टॉपिक है, छठा टॉपिक, क्योंकि इस छठे पाठ में 6 ही टॉपिक अपन को पढ़ने हैं और उस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक, जो कि अपने पाठ का भी नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो हम यहाँ दूसरा जो पाठ का पार्ट है, यानी कि अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी हैं पिछले वीडियोज में, इस वीडियो में हम उत्प्रेरक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, उत्प्रेरक, प्रेरक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ देखें, प्रेरक का मतलब क्या होता है? प्रेरित करने वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी हैं, उन अभिक्रियाओं के वेग को प्रेरित करने का काम करते हैं उत्प्रेरक। वेग का मतलब क्या होता है? स्पीड। अभिक्रियाएं किस स्पीड से हो रही हैं, मंद गति से हो रही हैं, तीव्र गति से हो रही हैं, वो भी अपन ने पढ़ा था अभिक्रियाओं के प्रकार में, तीव्र अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं मंद होती हैं और अपन चाहते हैं कि ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से हो, यानी कि जल्दी हो जाएं, कम समय में हो जाएं। और कुछ अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं, अपन चाहते हैं कि ये मंद गति से हो, धीमी गति से हो। ठीक है, तो उनमें कुछ ऊपर से पदार्थ और मिला दिए जाएंगे, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे डाल दिए जाएंगे जिसके कारण उनके अभिक्रियाओं का वेग बदल जाता है। ठीक है, तो उन पदार्थों को अपन उत्प्रेरक कहते हैं। ये तो अपन ने बिल्कुल सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में इसके बारे में समझा। अब अपन बात करेंगे अपनी जो बुक की जो डेफिनेशन है, क्योंकि अपन को पता है इस पाठ में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है कि उत्प्रेरक क्या है और उत्प्रेरक के प्रकार लिखिए। तो जो उत्प्रेरक के प्रकार हैं वो अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के हैं, समांगी उत्प्रेरक। तो प्रकार में आपके ये दिया जाएगा कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार बताइए, तो समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख पा रहे होंगे। फिर आएगा क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, चौथा इसमें जैव उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो उत्प्रेरक है उसके बारे में अपन को क्या पढ़ना है, ये परिभाषा अपन ने अपनी सिंपल भाषा से समझा। आगे अपन बात करते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, वेग यानी कि स्पीड को परिवर्तित कर दें। देखो, यहाँ ये शब्द नहीं है कि बढ़ा दें या घटा दें, क्या लिखा है? परिवर्तित कर दें। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें? परिवर्तित कर दें। परंतु देखो, खास बात इसमें क्या है? परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहें, यानी कि जो उत्प्रेरक होगा, जो पदार्थ अपने डाला है अभिक्रिया में बाहर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न तो वो कम होगा न ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो स्वयं, स्वयं का मतलब जो उत्प्रेरक जो अपन ने डाला है अभिक्रिया में, वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसे अपन उत्प्रेरक कहते हैं या उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये तो अपनी परिभाषा है उत्प्रेरक की। तथा इस घटना को, ये घटना यानी कि जो अभिक्रिया में अपन ने कुछ बाहर से पदार्थ डाला है, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो पूरी परिघटना या जो अभिक्रिया संपन्न होती है, इसे अपन उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उत्प्रेरण कहते हैं। ये तो बात हुई परिभाषा की। अब साइंस में अपन को एग्जाम्पल, ठीक है, और डायग्राम को बहुत ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक अभिक्रिया दी गई है। देखा गया यहाँ पर, ये पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये कोई एक अभिकारक या क्रियाकारक है। हमें पता है कि अभिक्रिया में जो बाईं तरफ जो पदार्थ होते हैं वो तो होते हैं क्रियाकारक, और जो दाईं तरफ जो बनते हैं वो होते हैं उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, तो अपन ने इस अभिक्रिया में देखो नीचे यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान लगाया, ये रहा त्रिभुज का सिंपल। ये त्रिभुज का नहीं है, ये इसका मतलब होता है तापमान। ठीक है, ये कोई क्रियाकारक, एक क्रियाकारक है और ये 2 पदार्थ में टूट गया। तो आप को ये पहचाना होगा कि ये अभिक्रिया जो है ये कौन सी अभिक्रिया है।
पिछले वीडियोज में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, तो आप थोड़ा सोच करके बताइएगा ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब कोई एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है तो उसे अपन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहां ऊपर हमने MnO2 एक पदार्थ डाला है ना, ये ही उत्प्रेरक है। ये क्या है, ये उत्प्रेरक है जो MnO2 अपने यहाँ यूज किया है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो अपने यहाँ डाला है इस अभिक्रिया में, ये उत्प्रेरक का काम करता है। अब ये कैसे करेगा उत्प्रेरक का काम, देखिएगा। मान लीजिए अपन ये नहीं डालें, उत्प्रेरक अपन नहीं मिलाते हैं, तब क्या होगा, तब इस अभिक्रिया को यानी कि जो क्रिया कारक है इसको तोड़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। ये तापमान का निशान है ना, तापमान का चिन्ह जो लगा है, हमें इस क्रिया कारक को तोड़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी और दो क्रियाफल में टूट जाएगा। परंतु जब अपन इसमें ये उत्प्रेरक डाल देंगे, उत्प्रेरक मिला देंगे, तब ये है क्रिया कारक जल्दी ही यानी कि कम तापमान पर ही दो भागों में विभक्त हो जाएगा या टूट जाएगा या फिर अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उत्प्रेरक ने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दिया। अभिक्रिया में पहले इसको टूटने में ज्यादा समय लग रहा था क्योंकि अपन को ज्यादा तापमान देना पड़ रहा था। ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया को शीघ्र संपन्न करवा देगा। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है। देखिएगा वनस्पति तेल, नाम ही क्या, वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। आप सभी जानते हैं वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधे से निकला हुआ तेल, जैसे कपास का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है ना, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये सारे वनस्पति तेल हैं। तो वनस्पति तेल में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वनस्पति घी बन जाता है। मार्केट के अंदर जो घी आते हैं ना, कहते हैं देसी घी। देसी घी का मतलब तो होता है जैसे अपने जो गाय भैंस जंतुओं का घी है, ठीक है, और एक होता है जिसको अपन वनस्पति घी बोलते हैं। तो ये पेड़ पौधों का जो तेल है उससे घी तैयार किया जाता है, उसे अपन वनस्पति घी कहते हैं। तो ये वनस्पति घी बनाने के लिए इसमें अपन निकल उत्प्रेरक, ये Ni लिखा ना, देखो उत्प्रेरक को हमेशा अपन ये जो तीर का निशान लगा है इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ, निकल उत्प्रेरक जो ये अपन डालेंगे इसमें, तो यह अभिक्रिया में वनस्पति घी बनना शुरू हो जाएगा और तीव्र गति से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज और, इसमें किसी भी पदार्थ, जैसे ये कोई क्रिया कारक है, यहाँ दो क्रिया कारक है, ठीक है, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन। तो अपन वनस्पति तेल में क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोजन मिला रहे हैं। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो उसे अपन हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसके बारे में आगे फिर से आएगा, अपन देख लेंगे आगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये पहले वाला जो एग्जांपल है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है, यह पोटेशियम, ये रहा के मतलब पोटेशियम क्लोराइड Cl और ये ऑक्सीजन साथ में, तो क्लोरेट है ये। पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन, देखो ये एक पदार्थ है, ये दो में टूट गया तो इसका अपघटन हुआ, और कौन सा अपघटन हुआ, तापीय अपघटन। अपने एक वीडियो में अपघटन के प्रकार पढ़े थे, अपघटनीय अभिक्रियाएं, उसमें तापीय अपघटन था, प्रकाशीय अपघटन था, विद्युत अपघटन, तीन प्रकार अपने सिलेबस में है, तीनों के बारे में पढ़ा था। तो ये तापीय अपघटन हो रहा है। जब इसका तापीय अपघटन होता है किसका, पोटेशियम क्लोरेट का, किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये रहा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, डाई का होता है दो, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाने पर कम ताप पर ही होने लगता है, यानी कि कम तापमान पर ये टूटने, ये पदार्थ टूट जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में MnO2 यानी कि यहाँ पर ये, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और नीचे है चूर्णित Ni निकल, ये रहा निकल। देखो यहाँ पर चूर्णित का मतलब होता है चूर्ण यानी कि पाउडर, ठीक है ना। तो ये जो निकल है, निकल क्या होती है, धातु होती है, जैसे लोहा धातु है, कॉपर धातु है, एल्यूमिनियम है, वैसे निकल एक धातु है। तो इसका एक पाउडर बना लिया जाता है, इसको पीस करके इसका चूर्ण बना लेते हैं, चूर्ण को अंग्रेजी में पाउडर कहते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपन मिलाते हैं तो ये किसी अवस्था में ठोस होता है, ये
ठीक है। निकल कैसा होता है, धातु अपन जानते हैं, धातु अधिकांशतः ठोस होती हैं, केवल पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु उत्प्रेरक का कार्य करता है, यहाँ पर ये निकल भी उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। आगे लिखा है, उत्प्रेरकों की क्रिया और अवस्था आदि के आधार पर इसे अनेक प्रकारों में बांटा गया है। तो पहले देखिएगा, अपन बात करते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। अवस्था आप जानते हो, अवस्थाएं कितनी होती हैं, छोटी क्लासों में आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन 9th क्लास में आपने 5 अवस्था पढ़ी होंगी। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्था। कौन कौन सी, ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है ना। फिर तरल अवस्था, तरल अवस्था बोल दीजिए, द्रव बोल दीजिए, अंग्रेजी में लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। और तीसरी अवस्था होती है गैस, ठीक है, गैस अवस्था, जिसको गैस जी से इंडिकेट करते हैं। चौथी जो तीसरी अवस्था गैस होगी, चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा अवस्था होती है, जो कि सूर्य और तारों में पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ठीक है। यहाँ पर बोस नामक एक वैज्ञानिक और आइंस्टीन नामक इन 2 वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बनाया था, प्राप्त किया था। यहाँ पर इसीलिए उनके सम्मान में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था उसका नाम रखा, 5वीं अवस्था का। तो यहाँ पर ये अवस्था के आधार पर बात कर रहा है, तो समझते हैं। देखो अवस्था के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है इसको। यहाँ लिखा है, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला है समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा, ये रहा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपको हमेशा यहाँ लिखना है। अभिकारक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। तथा उत्पाद किधर होते हैं, उत्पाद हमेशा दाएं तरफ यहाँ लिखे जाएंगे, उत्पाद। तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं, यानी कि तीनों की अवस्था एक जैसी हो, चाहे तो ये उत्प्रेरक हो या अभिकारक हो या क्रियाफल हो। तीनों ठोस ठोस होने चाहिए, या तीनों द्रव द्रव होने चाहिए, या तीनों गैस गैस होने चाहिए। तीनों की अवस्थाएं एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, समांगी। समांगी मतलब समान, एक समान, एक जैसे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए कैसे है, उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए CH3COO ये है मेथिल एसीटेट। क्या है ये, मेथिल एसीटेट। ये यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा है, और ये CH3 जो है, ये CH3CO ये एसिटिक अपना होता है, तो ये मेथिल एसीटेट बन गया, जो कि लिक्विड अवस्था में। देखो यहाँ एल लिखा ना, छोटा सा, ये एल है ये, ठीक है ना, ये एल है, लिक्विड अवस्था में है। H2O जल, जल भी कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, पानी की लिक्विड अवस्था में। वैसे पानी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पानी। कौन कौन सी, ठोस अवस्था में होता है, बर्फ है वो ठोस अवस्था में है, भाप या इसकी जल वाष्प है वो द्रव गैस अवस्था में है, और जो पीते हैं अपन पानी वो अपना द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेज में है। प्रकृति के अंदर पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चलिए फिर अपन बात करेंगे HCl। HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि एक्यू यानी कि लिक्विड स्टेज में है, एक्वेरियम स्टेज में है, इस अवस्था में है। तो क्या बन गया यहाँ पर, एसिटिक अम्ल बन गया CH3COH, और मेथिल एल्कोहल बन गया, ये भी एक्वेटिक स्टेज में है, द्रव अवस्था में, और ये भी एक्वेटिक स्टेज में, एथिल एल्कोहल भी, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 उत्पाद बनते हैं, 2 ही यहाँ पर अपने क्रियाकारक लिए थे। तो यहाँ कहने का मतलब, चाहे वो क्रियाकारक हो या उत्प्रेरक हो या फिर चाहे उत्पाद हो, ये तीनों ही एक भौतिक अवस्था, इन तीनों की एक समान होती है, तीनों की भौतिक अवस्था समान है, इसलिए अपन इसको समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। फिर नीचे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ठीक है। और ये जो उत्प्रेरक है NO, ये भी गैस है, और बन क्या गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। ये अपनी साइंस की काउंटिंग है, गिनती है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन के अणु थे, तो ये हो गया डाई, लिखा ना डाई। और यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए, ये रहा 3, ये 3 हो गए, तो लिख दिया अपने यहाँ ट्राई, ठीक है ना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये था सल्फर डाई ऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन का अणु और मिल गया इसके अंदर, पहले 2 थे, एक और आ गया, तो 3 हो गए यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उत्प्रेरक है, ये भी गैस अवस्था में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस अवस्था में लिखा हुआ है जी, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है। सारे पदार्थ गैसीय अवस्था में एक समान अवस्था में है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं,
समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ये तो बात हुई समांगी की। अब ये दूसरे पर बात करेंगे विषमांगी की। ठीक है, जो नाम ही क्या है, विषमांगी। समांगी मतलब समान, तीनों की अवस्थाएं समान थी। विषमांगी में तीनों की अवस्थाएं अलग अलग होंगी। विषमांगी में देखते हैं अपन, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक, कौन से अभिकारक, ये रहे अभिकारक, ए उत्प्रेरक कहाँ है, उत्प्रेरक ये यहाँ रहा उत्प्रेरक, की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये एफ ई, एफ यानी कि आयरन, लोहा, ठीक है ना, लोहे को अपन एफ ई से लिखते हैं। ये एस लिखा है, एस का मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था में। ये तो गैस अवस्था में है क्रियाकारक, और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो गई, विषम हो गई। सम का मतलब होता है समान, और विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न होना। तो यहाँ पर ये दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होने के कारण ही इसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसी प्रकार से अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था उत्प्रेरक वाले में, वनस्पति तेल है, तेल होगा, तेल कौन सी अवस्था में होता है, देखिए अधिकांश तेल जो है वो द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन नारियल का तेल आपने देखा होगा, अपन घरों में यूज भी करते हैं, नारियल का तेल सर्दियों के अंदर, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाता है। बाकी और जितने भी तेल हैं, ठीक है, वो सामान्य तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में होते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या मूंगफली का हो, सोयाबीन का हो, ये वो सारे के सारे वनस्पति तेल जो है वो द्रव अवस्था में होते हैं। तो अपन ने यहाँ पर ये लिक्विड स्टेज में ले लिया तेल, और ये यहाँ पर गैस, हाइड्रोजन गैस ले ली, और ये निकल यहाँ उत्प्रेरक है जो कि सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, देखिए ये लिक्विड में है, ये गैस में है, ये सॉलिड में है, और यहाँ पर ये वनस्पति घी बन गया। घी अपन को पता है कि उच्च तापमान के ऊपर तो लिक्विड स्टेज में होता है, परंतु सामान्य तापमान पर घी जमा हुआ होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये सॉलिड है, तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, इस क्रिया कारक की लिक्विड में, इसकी गैस में, और ये अपना सॉलिड में, तो यहाँ पर ये इसे विषमांगी उत्प्रेरक अपन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसी के बारे में थोड़ा सा समझाया हुआ है, अपन देखते हैं क्या लिखा है। सूक्ष्म विभाजित निकल, देखो सूक्ष्म विभाजित का मतलब जो निकल धातु ना, इसके अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, पाउडर बना लिया, चूर्ण बना लिया, तो सूक्ष्म विभाजित, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, विभाजित मतलब टुकड़े, विभाजित कर लिया अपन ने किसके, निकल धातु के, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब किसी पदार्थ में अपन हाइड्रोजन मिलाते हैं तो उसे अपन हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के मिलने को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। यहाँ तेल द्रव अवस्था में ये रहा, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में ये रहा, और निकल तथा घी ठोस अवस्था में है। इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, तो अवस्थाएं भिन्न भिन्न होने के कारण ही अपन इसको क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए फिर अपन ने इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, यानी कि ये जो उत्प्रेरक हैं किस प्रकार से क्रिया करते हैं अभिक्रिया के अंदर, और उसके आधार पर उत्प्रेरक की कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, वो अपन समझेंगे। पहला आता है इसमें धनात्मक उत्प्रेरक। देखिए हमने ये पढ़ा था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, तो नाम ही क्या है, धनात्मक। धनात्मक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। दूसरे पढ़ेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। ठीक है ना, तो धनात्मक ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और ऋणात्मक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें। यहाँ पहले धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये अपने अभिक्रिया पहले पढ़ी थी अभी, और ये है ना MnO2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर ये जो MnO2 है, ये MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक है, ये इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यानी कि जब अपन अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक नहीं मिलाते हैं तो अभिक्रिया को अधिक समय लगता है, परंतु जब अपन इस अभिक्रिया में ये पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। ठीक है, कम समय में संपन्न हो जाती है।
जब वेग ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन अपने मिलाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। इसमें यहाँ NO जो उत्प्रेरक है, ये भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो ये MnO2 और NO क्या है, यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक है। ये दोनों क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं दूसरा प्रकार इसका, ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसका नाम है, इसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड कहते हैं। देखिए केवल जो H2O होता है ये तो अपना जल होता है, और इसके आगे मैंने 2 और जोड़ दिया तो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, पर प्लस ऑक्साइड तो प्रोक्साइड हो गया। ये H2O2 इसका उपयोग पुराने भित्ति चित्रों को चमकाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपके नॉलेज के लिए। तो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड या फिर अपने जो चोट वगैरह लगती है तो घाव को साफ करने के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, इसमें गिल्सरोल मिला दिया। तो ये गिल्सरोल जब हाइड्रोजन प्रोक्साइड है मुक्त अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था में बर्तन में रखा हुआ है, किसी बीकर में, किसी बर्तन में या जार में, तो ये H2O और ऑक्सीजन यानी कि पानी में और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। परंतु जब अपन गिल्सरोल मिला देंगे तो ये H2O2 जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये धीमी गति से इसका अपघटन होगा, यानी कि इसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, अधिक समय लगेगा। तो गिल्सरोल की उपस्थिति में, ये रहा गिल्सरोल, इसकी उपस्थिति में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन की दर कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अतः हाइड्रोजन प्रोक्साइड का संग्रहण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में गिल्सरोल मिला देते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपके यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड का संग्रहण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में गिल्सरोल क्यों मिलाते हैं, गिल्सरोल क्यों मिलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि गिल्सरोल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दरें कम हो जाती है ना। अतः हाइड्रोजन प्रोक्साइड का संग्रहण करने के लिए, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करने के लिए, जैसे अपने पास बर्तन में, कहीं प्रयोगशाला में, लैब के अंदर अपने पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड है और अपन गिल्सरोल नहीं मिलाते हैं, तो ये धीरे धीरे ना कुछ दिनों के अंदर ये H2O और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर बेकार हो गया। इसलिए अपन इसमें क्या मिला देते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अंदर गिल्सरोल मिला देते हैं। और जब ये दोनों पदार्थ साथ साथ रहेंगे तो ये कई दिनों तक खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड के रूप में ही पड़ा रहेगा। इसकी स्पीड जो है, गति जो है वो कम हो जाती है, अपघटन की दर कम हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉजिक वाला क्वेश्चन बनता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे इसमें एक एग्जांपल और दिया गया है, देखते हैं, समझते हैं इससे। क्लोरोफॉर्म, देखो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, और ये छोटी क्लासों में इसका फार्मूला ही कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखिए, अणुसूत्र लिखिए या रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक किसे कहते हैं, बेहोश करने के लिए जो सूंघाया जाता है, सूंघने के माध्यम से, है ना। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, फिल्मों में, सीरियल में कई बार आते हैं, या फिर पेपर में भी आप कई बार पढ़ते हो कि बेहोश कर दिया गया किसी व्यक्ति को, है ना। रुमाल के ऊपर कुछ केमिकल लगाया जाता है और फिर वो उसको सूंघा दिया जाता है रुमाल से, वो सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है। तो वो क्लोरोफॉर्म ही होता है, निश्चेतक। निश्चेतक, चेतक यानी कि चेत करना, चेत में रहना, है ना, जागते रहना, और निश्चेत होना यानी कि बेहोश हो जाना। तो ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो है जब इसके वायु के संपर्क में आता है, यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आता है, तो ये फोस्जीन एक बहुत ही जहरीला और विषैला पदार्थ है, ये बना देगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो अपन ये चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म खराब नहीं हो, ना, ये लंबे समय तक चले अपने लिए। तो इसलिए अपन इसमें क्या मिलाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में C2H5OH एथेनॉल मिलाते हैं। ठीक है, और जब ये एथेनॉल मिला देंगे तो इस अभिक्रिया में फोस्जीन बनना कम बनेगा या धीमी गति से बनेगा, है ना। कई दिनों तक जो है ये क्लोरोफॉर्म खराब नहीं होगा, फोस्जीन धीमी गति से बनता है, इसका वेग कम हो जाता है अभिक्रिया का। तो यहाँ पर ये C2H5OH जो एथेनॉल है, ये यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति काम करता है।
आगे लिखा है क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से, देखो ये रहा क्लोरोफॉर्म, और ये जो वायु के अंदर जो O2 है, ऑक्सीजन है, से स्वतः यानी कि अपने आप ही ऑक्सीकृत होकर, देखो जिस प्रकार से अभी अपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन जब इसमें जुड़ेगा क्लोरोफॉर्म में तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अपने ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें भी ये पढ़ा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो उसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया। तो यह ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? फोस्जीन। इस अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल यानी कि C2H5OH मिला दिया जाता है। ये मिला देंगे तो उससे अपने ये विषैला पदार्थ जो है वो मंद गति से बनेगा, धीमी गति से बनेगा। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म जो है कई दिनों तक खराब नहीं होगा, इसको अपन सुरक्षित संग्रहित रख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है स्वतः। देखिएगा नाम से ही प्रकट हो रहा है, स्वतः का मतलब अपने आप, और उत्प्रेरक यानी कि जो पदार्थ अपन मिलाते हैं। तो स्वतः में क्या होगा, इसमें कोई बाहर से कोई उत्प्रेरक अपन नहीं मिलाएंगे। जो अभिकारक यहाँ पर देखिएगा, जो क्रिया कारक है ना, दो पदार्थ, इसमें दो उत्पाद यहाँ बन रहे हैं, दो क्रियाफल बन रहे हैं। तो उसमें जो बनने वाला जो क्रियाफल होता है, जैसे मान लीजिए एथिल एसीटेट है, यहाँ पर H2 के साथ में यहाँ अभिक्रिया करेगा। ये निशान आपके अगर पुस्तक में नहीं लगा हो तो आप लगा लीजिए इस प्रकार से, है ना। ये निशान ये अभिक्रिया का सिंबल है कि अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। तो ये एसिटिक अम्ल बनता है और एथेनॉल बनता है। इसमें अपने बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया, देखिए यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं है। ये बना हुआ जो उत्पाद है एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक एसिड ही यहाँ पर क्या काम करेगा, उत्प्रेरक की भांति काम करना शुरू कर देगा। जब एथिल एसीटेट वाटर के साथ में, जल के साथ में क्रिया करता है तो थोड़ी सी मात्रा में जब एसिटिक एसिड बनेगा तो ये बनते ही यहाँ पर क्या करना शुरू कर देगा, उत्प्रेरक की भांति काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, बाहर से कोई उत्प्रेरक अपने नहीं मिलाया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, देखो बना उत्पाद ये रहा उत्पाद है ना, ये दोनों उत्पाद है, स्वयं ही ये उत्पाद जो बना ये ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा कौन, एसिटिक एसिड। तो यह है उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। इस अभिक्रिया के बारे में बताया गया है जो कि अपन ने भी समझा है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा नीचे। यहाँ प्रारंभ में अभिक्रिया मंद गति से होती है, यानी कि जो अभिक्रिया होती है मंद गति से होती है, इसमें समय लगता है। परंतु उत्पाद एसिटिक अम्ल की कुछ मात्रा बनने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जो ये थोड़ा सा बनेगा, ये बनते ही यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड जो नहीं, ये स्वतः उत्प्रेरक है, ये है, ठीक है। एथेनॉल नहीं है यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक, कौन है, ये एसिटिक एसिड है। चौथा और जो अंतिम प्रकार है इसका वो है जैव उत्प्रेरक। देखिएगा जैव मतलब जीव जंतुओं के शरीर में, अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें पदार्थ बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे भोजन का पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है ना, तंत्रिका तंत्र है, सारे तंत्र जो है वो क्रियाएं करते रहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। तो उन अभिक्रियाओं को का वेग कम या ज्यादा करने के लिए भी अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो कहने का मतलब जीवों के शरीर में जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं, या फिर इनको एक नाम और है, इन्हें अपन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम, ठीक है। इसका दूसरा नाम जैव उत्प्रेरक को ही एंजाइम कहते हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक यानी जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम लिए जाते हैं वे जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें साधारणतया एंजाइम भी कहा जाता है। एंजाइम जटिल, देखो एंजाइम क्या करते हैं, जटिल जो पदार्थ हैं, जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज्यादा कई अणुओं से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखो एंजाइम जो है वो जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक, कार्बन के साथ में जब नाइट्रोजन और मिल जाता है तो प्रोटीन बन जाता है। याद रखिएगा, जब कार्बनिक यौगिक के साथ में नाइट्रोजन और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार ही प्रोटीन बनेगा। कहने का मतलब एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं ना। कोई आपसे पूछ ले कि एंजाइम क्या है, किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। आपको बस इसका आंसर ये देना है। जो भिन्न भिन्न जैव क्रियाओं को के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी कि प्रत्येक एंजाइम अलग अलग अभिक्रिया पे काम करेगा, ठीक है। जैसे भोजन के पाचन में अपन ने दूसरे पाठ में पढ़ा था, है ना, वहां पर जो कई प्रकार के एंजाइम थे, मुंह के अंदर लार में टाइलिन एंजाइम था ना, पेप्सिन एंजाइम था,
लाइपेज एंजाइम था जो कि लिपिड को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ये सारे एंजाइम अलग अलग काम करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, कोई एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाएगा। तो यहाँ देखिएगा एक एग्जांपल के अपन समझते हैं यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला है। यूरिया का फार्मूला भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। NH2CO NH2, ये CO जो है इसके इधर भी NH2 जोड़ दो और इधर भी NH2 जोड़ दो, ये यूरिया बन गया। यूरिया अपने शरीर के अंदर बनने वाला एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको अपन मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। यूरिया में जब H2O जल की विक्रिया होती है तो अमोनिया और CO2 बनता है, और ये बनता है यूरिएज एंजाइम से। देखो यूरिया जो है उस यूरिया के ऊपर काम करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरिएज, ठीक है। यूरिएज एंजाइम जो है यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का जे उत्प्रेरक है या एंजाइम है। इसी प्रकार से माल्टोज, माल्टोज एक शर्करा है, शुगर है, जैसे ग्लूकोज अपना ये ग्लेक्टोज है, लेक्टोज है ना, वैसे ही माल्टोज होता है। तो माल्टोज जो है उसको पचाने के लिए माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, उसको ग्लूकोज में बदल देगा, तोड़ देगा इसको, ठीक है। ये डाइसेकेराइड होता है और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। डाई का मतलब दो अणु है इसके, तो ये दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज में इसको तोड़ देता है, माल्टेज को तोड़ने वाला माल्टेज एंजाइम। माल्टोज मुख्य रूप से अपने जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज जैसे अपने रात को चने वगैरह है ना, उनको अपन भिगो के छोड़ दें, अगर सुबह अपन खाते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे बीज होते हैं, ये अंकुरित अवस्था में होते हैं, जब बीज उग जाता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। चलिए फिर आप आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अब क्या ये क्या पूछ रहा है आगे, इसके बारे में अपन देखते हैं अभी। हाँ देखिएगा, ये अब बात कर रहा है कि अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो आएगा उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, और फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक विष। तो देखिए पहले आप बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी अपन ये उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा, ये रहा उत्प्रेरक, है ना। जैसे मान लीजिए माल्टोज है और इस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ दिया, किसने तोड़ा, इस माल्टेज एंजाइम ने तोड़ा, है ना। इस उत्प्रेरक की वजह से टूट गया ग्लूकोज के अंदर। कई बार क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक है ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये आराम करने लग जाता है। एक प्रकार से सरल भाषा में आप समझिएगा कि ये बहुत ही कामचोर है। अपने अभिक्रिया में उत्प्रेरक भी डाल दिया, जैसे मान लीजिए अपने इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक नहीं डाला, माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो धीमी गति से बन रहा है। फिर अपन ने क्या किया, इसमें उत्प्रेरक मिला दिया, ये लीजिए उत्प्रेरक डाल दिया। अब ये उत्प्रेरक भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इस ग्लूकोज में, इसको माल्टोज को ग्लूकोज में नहीं बदल पा रहा है, तो अपन इस उत्प्रेरक को जगाने के लिए इसमें और पदार्थ डालेंगे, वो उत्प्रेरक को एक्टिवेट करेगा, उत्प्रेरक को प्रेरित करेगा, उत्प्रेरक को सक्रिय करने का काम करेगा। वो तो कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाला। जब ये काम नहीं कर रहा होता है उस समय पदार्थ डालेंगे, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, जैसे कोई अक्ष पदार्थ मिलाया तो ये अक्ष पदार्थ यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अक्ष पदार्थ इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। दूसरा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये माल्टोज जो है ये रुक ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, इसने आपकी तरह बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसको कैसे रोका जाए, ठीक है। माल्टोज जो है इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता जा रहा है, अपन चाहते हैं कि ये धीमी गति से काम करे, तो इसमें दूसरा पदार्थ अपने, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए वाई पदार्थ मिला दिया। अब ये वाई पदार्थ जो मिलाया है ये क्या करेगा, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को मंद कर देगा, कम कर देगा, इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है, इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देता है। तो उस समय इसे अपन कहते हैं उत्प्रेरक विष, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अपन अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषाएं लिखी हैं उसको समझते हैं। उत्प्रेरक वर्तक में लिखा है, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। देखिए समझिएगा कि अभिक्रिया का जो मिश्रण था उसमें अपने उत्प्रेरक के साथ में कोई पदार्थ और मिला दिया, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसमें क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। यानी कि यहाँ पर ये जो पदार्थ मिलाया ये खुद उत्प्रेरक नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ उत्प्रेरक को ही जगाने का काम करेगा,
अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस को मिलाने पर अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। और अपन ने इसके अंदर ये पहले पढ़ा था कि ये Fe जो आयरन है, लोहा है, ये अपन ने इसमें मिला दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये विक्रिया आ चुकी है ना, उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर Fe जो आयरन था, लोहा तत्व था, ये लोहा क्या काम कर रहा था, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा था। परंतु ये उत्प्रेरक जो है ये काम करना बंद कर दे या नहीं करे, है ना, सपोज कीजिएगा इस उत्प्रेरक ने काम करना बंद कर दिया या निष्क्रिय हो गया, तो इस उत्प्रेरक को जगाने के लिए अपन इसमें एक पदार्थ और मिलाएंगे। कौन सा मिलाएंगे, ये MO, ठीक है ना, MO मिलाते हैं। तो ये जो MO पदार्थ है ये यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, क्योंकि ये MO क्या करता है, इस उत्प्रेरक को क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है। यहाँ जो MO है, MO क्या होता है, ये मोलिब्डेनम नाम की एक धातु होता है, इसका चूर्ण अपने डाला है, ठीक है। उत्प्रेरक Fe यानी कि आयरन लोहे की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने इस अभिक्रिया को भी पढ़ा था। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन मिलाया था, हाइड्रोजनीकरण होता है और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपने इस वनस्पति घी को बनाते हैं। अपने वनस्पति तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस भी मिला दी, हाइड्रोजन को मिला दिया और निकल उत्प्रेरक भी डाल दिया, फिर भी ये वनस्पति घी नहीं बन रहा है, कम बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये निकल जो उत्प्रेरक है ये काम नहीं कर रहा, ये निष्क्रिय हो गया, इसकी क्रियाशीलता घट गई है। तो अपन क्या करेंगे, इस निकल उत्प्रेरक को जगाने के लिए इसमें कॉपर जो है Cu कॉपर और मिला देंगे। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉपर निकल की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ निकल उत्प्रेरक तथा कॉपर उत्प्रेरक वर्धक है। चलिए फिर अपन देखते हैं उत्प्रेरक विष के बारे में। विष क्या करेंगे, क्रियाशीलता को घटा देते हैं। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाए, ठीक है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसके मिलाने से अमोनिया गैस बन रही है और ये Fe आयरन, ठीक है। और अपने यहाँ पर मैंने ओब्लिक लगा के लिख दिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इस Fe की क्रियाशीलता को कम कर देगा, ठीक है। ये और मिला दें तो यहाँ इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये लिखा हुआ कार्बन, यहाँ अभिक्रिया में, यहाँ आप लिख लीजिए अपने पुस्तक के अंदर ओब्लिक लगा करके छोटा सा यहाँ पर C और O लिख लीजिएगा, है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसे Fe की आयरन की क्रियाशीलता को कम कर देता है, ठीक है। गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी आ जाती है। अंत में अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक के गुण। देखिए उत्प्रेरक की क्या क्या विशेषताएं हैं या उत्प्रेरक के क्या क्या गुण धर्म है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही जो पॉइंट है वो यही है कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि अभिक्रिया का केवल वेग परिवर्तित करते हैं, धनात्मक तो बढ़ाते हैं, ऋणात्मक कम करते हैं, ना, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उत्प्रेरक की खुद की कोई मात्रा या रासायनिक संगठन जो है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें चेंजमेंट नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता। फिर दूसरे पॉइंट में है अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में अपन उत्प्रेरक की बहुत ही कम मात्रा डालते हैं, ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कम थोड़ा सा ही डालेंगे तो ही वो अभिक्रिया के ऊपर प्रभाव जमा देता है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। जैसे अभी अपने यूरिया के लिए यूरियज पढ़ा है, माल्टोज के लिए माल्टेज पढ़ा है ना, दूसरे पाठ में अपने जो जैविक उत्प्रेरक या एंजाइम पढ़े थे। तो ये सारे उत्प्रेरक विशेष होते हैं, ठीक है, वो उसी अभिक्रिया पे काम करते हैं, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि अपन एक ही उत्प्रेरक निकल उत्प्रेरक को ही सारी जगह काम में ले लेंगे, है ना, सारे हर प्रत्येक के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक अलग अलग होते हैं। चौथा पॉइंट है, चौथी विशेषता है उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, यह केवल उसके वेग को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ नहीं करते,
अभिक्रिया शुरू तो अपने आप ही होगी, ये केवल उसके वेग को बढ़ाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अगर वह प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने A प्लस B के मिलाने से यहाँ C प्लस D बन गया, और जब C और D वापस मिलेंगे तो A और B बन जाएगा। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहती हैं। अपने पिछले वीडियोज में इसी पार्ट के अंदर अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए A प्लस B के मिलाने से ये कोई पदार्थ बन गया, यहाँ पर A और B है ना, तो यहाँ पर ये तो क्या है, एक दिशा में हो रही है, ये तो अनुत्क्रमणीय है। जो दोनों दिशा में होती है आगे की तरफ चल रही है, यानी कि इधर से ये इधर से इधर हो रहा है, तो ये उत्क्रमणीय अगर। और जो उत्पाद बनते हैं उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाए तो क्या कहलाएगा, अपना प्रतीप, ठीक है ना। अगर यानी कि आगे तरफ चलना, प्रतीप यानी कि पीछे की तरफ चलना। क्लियर। तो ये जो उत्प्रेरक अपने डाल रहे हैं ये अगर अभिक्रिया के अंदर भी और प्रतीप अभिक्रिया के अंदर दोनों तरफ समान रूप से उस अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर के लिए अपन अलग उत्प्रेरक डालेंगे, प्रतीप के लिए वापस दूसरा उत्प्रेरक डालेंगे, वो जो उत्प्रेरक अपने डाल रखा है वो ही उत्प्रेरक काम में आएगा। उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही, देखिएगा खास बात है, उत्प्रेरक के लिए तापमान होना बहुत ही जरूरी है। अधिक क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भी जो एंजाइम है वो एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक ही तो है। अगर तापमान बहुत ज्यादा या कम हो जाता है तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का निर्माण होना या अपघटन होना बंद हो जाता है। तो ये एक निश्चित तापमान के ऊपर ही क्रियाशील होते हैं, निश्चित तापमान के ऊपर अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6 के पार्ट के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक जो 2 पॉइंट थे, पिछले वीडियोज में हमने इनके अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े बहुत सारे, और यहाँ इस वीडियो में हमने एक साथ उत्प्रेरक के लिए एक वीडियो बनाया है, इस उत्प्रेरक के बारे में समझा। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे।